Let's start today. The final properties, some means already we have seen so many properties based on cross product or vector product. Now, few more properties, 2-3 properties more. Cross product properties. I guess 9-10 properties we have already seen. I'm just writing number 1 only. So you may continue with 10th, 11th, 12th, whatever will be in your register and all. So the property is if a vector is given in terms of, if I'll write in wording as well. If a vector and b vector are given in terms of their 3D rectangular component, that is, let a vector. सर म्यूट करके क्यों पढ़ा रहे हो? So let a vector is equals to axi cap plus ayj cap plus az k cap, and b vector is given you as bxi cap, byj cap, bz k cap. अभी तो इतना मतलब समझ में आना चालू हो गया होगा कि a वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax, y डायरेक्शन में कंपोनेंट ay, z डायरेक्शन में कंपोनेंट az, b का x डायरेक्शन का कंपोनेंट bx, by, bz, right? And you have been asked then their cross product a cross b vector will be given by determinant method. भाई डिटरमिनेंट मेथड, इसको, इस नाम को आपने, ये नाम सुना लग रहा है कि सूना लग रहा है? डिटरमिनेंट सुना है कि सूना है? डिटरमिनेंट वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? वेरी गुड. नहीं 11th में 10th के अंदर सुना था कि 10th में सूना था? सुना जिन्होंने सुना है 10th नहीं पढ़ी है ना? ठीक है. तो देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड होता क्या है. डिटरमिनेंट मेथड जिनको नहीं पता है, जिनके लिए, क्योंकि मैक्सिमम के लिए सुना ही लगा, तो ऐसे दो डंडे, तो कि सर ये मैग्नीट्यूड भी होता है, बिल्कुल ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है जब कोई एक सिंगल क्वांटिटी लिख दी जाए जनरली, है ना, या a प्लस बी ऐसे कुछ लिख दिया. लेकिन ये इस सिचुएशन को बोलेंगे मैग्नीट्यूड a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कुछ भी ऐसे, ये पूरी एक जनरल टर्म हो गई. लेकिन जब यहाँ पर कुछ लिख दे, यहाँ पर ऐसे कुछ लिख दे, यहाँ कुछ लिख दे और यहाँ कुछ लिख दे, तो ये वो मेथड है जो 10th के अंदर आप करते थे कि यहाँ पर a1 a2 b1 b2, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उस तरह का वो पार्ट है जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये करते थे a1 b2 माइनस b1 a2. इसका जब आप आंसर लिखते थे इस पोर्शन का नाम है डिटरमिनेंट. ठीक है, दो डंडे लगा करके इस तरह के फॉर्मेट अंदर अरेंज करना और उनसे ये चीज बना, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट. तो देखिए यहाँ पर कि a क्रॉस b कैसे दिया जाएगा. ठीक है, तो a क्रॉस b विल बी, एक तो तरीका पता ही आप लोगों को कि आप ऐसे करोगे axi कैप प्लस ayj कैप. ठीक है, वो प्रूफ आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग करके लेकर के आएंगे. bxi कैप जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप हर एक वेक्टर को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर करके पूरी कहानी कल ओपन करके लेकर के आएंगे इसकी. मैं डायरेक्ट दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आता कैसे. ये प्रॉपर मेथड है जो मैंने रब कर दिया अभी. सो a क्रॉस b आएगा कैसे, ये आता है ऐसे, दो डंडे खींचेंगे जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट. इसको ही बोलते हैं क्या, डिटरमिनेंट. यहां लिखोगे कंपलसरी i कैप, j कैप, k कैप.
तीन चीजें, आई कैप, जे कैप, के कैप, जो लोग अभी सीख लेंगे और तो आने वाले टाइम में 12th के अंदर उनके अंदर जो जिनके मैथ्स से उनके ये सिचुएशन हाथों हाथ क्लियर। प्लस माइनस प्लस ये आपके माइंड में होने चाहिए, या फिर रफली आप लिख सकते हो ऐसे, ये सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, प्लस माइनस प्लस, गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ए क्रॉस बी के अंदर जो भी क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर हो उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो यहां पहला वेक्टर देखा है ए के कोफिशिएंट लिखे ए एक्स ए वाई ए जेड विद साइन। अगर यहाँ पे कोई माइनस लिखा होता है, जैसे मान लीजिए माइनस ए वाई, तो मैं यहाँ माइनस ए वाई लिखता, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम कर रहे हैं तो अब इसको इसी तरीके से करेंगे, विद साइन लिखने। फिर है बी, तो उसके नीचे लिखेंगे बी के कंपोनेंट्स, बी एक्स बी वाई बी जेड, है ना। खिचड़ी नहीं बनानी है कि ये खींचा ये ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब थोड़ा बड़ा लिख के बताओ, ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ये गैप ही नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा ना चीजों को ढंग से तमीज से लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का वे होता है, आप क्या करोगे, इसका आंसर कैसे निकालते हैं, आप सबसे पहले लिख दो, ये क्या दिख रहा है आई कैप, ये लिख दिया आई कैप, फिर बना दो ब्रैकेट, फिर बना दो ब्रैकेट, फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, ये आई कैप कैसा था, प्लस का, तो इसलिए मैंने जनरली बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लगाते तो प्लस होता है। फिर जे कैप लिखना है, लेकिन ये किसका साइन क्या दे रहा है, माइनस, तो यहाँ लिखोगे माइनस जे कैप, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, फिर क्या दिख रहा है के कैप कैसा, प्लस का, तो लिख दिया प्लस का के कैप और ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट लगाने से अब होगा क्या, अब आप इसके अंदर इन ब्रैकेट की को के अंदर फिलिंग करेंगे। फिलिंग कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर है ना, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस चलता है, अगर चार होते ना तो वो फोर्थ वन माइनस आता, प्लस माइनस ऐसी चीजें चलती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, चार कभी भी नहीं आएगा 12th लेवल में, 3 तक है और मिनिमम 2 है आपका। अब क्या करेंगे, पहला जो आपको यहाँ फिलअप करना है, तो ये किसके लिए आई कैप, तो आई कैप की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस तरह से चूज करो कि आई कैप पूरा हाइड हो जाए, पूरा ढक जाए। इसका मतलब कि आप इसको ऐसे रख लीजिए कि ये एक आई कैप ऐसे कर लिया और ये लाइन, तो इसका मतलब आपको ये वाली एक लाइन चूज कर लिया आपने और एक लाइन ये चूज कर ली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जिसका मतलब है कि हमने आई कैप से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को हाइड कर दिया। अब जो नजर आए आपको उसमें बना डालो आर, स्मॉल आर, और लिखते, क्योंकि जनरली जो भी लिखते हैं बहुत कम ऐसे स्पेशल पर्सन होंगे जो इधर से घुमाते हैं, देखना जो मैं लिख रहा हूं जनरली सब लोग इधर से ही घुमाते होंगे, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे उल्टा आर बनाते होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बनाते हो तो भी ये तरीका याद रखना है कि कैसे लिखना है, इधर से घुमाया और इधर की तरफ एरो लगा दिया और बीच में लगा दिया माइनस, यानी कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, इधर ए वाई से बी जेड की तरफ जा रहे हो और बीच में लगा दिया माइनस। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और बीच में है माइनस, ये क्या बना, ए वाई बी जेड माइनस फॉर्मूले का माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, ये हो गई कहानी खत्म। आगे देखा, अब आगे है जे कैप के लिए, तो अब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन चूज करनी है जे कैप के लिए, जे कैप वाली हाइड करनी है, जे कैप को हाइड करना है बेसिकली। तो जे कैप एक तो हॉरिजॉन्टल में इसमें आ रहा है और वर्टिकल में इसमें आ रहा है। अब वर्टिकल इसमें आ रहा है तो अब आपको दिखना चाहिए ये जो जिन पे ये लाइन बन चुकी है वो कुछ भी नहीं है, वो हाइड हो चुके हैं, आप ऐसा हाथ रख लो, तो दिखने क्या चाहिए आपको, ये और ये, तो ये इनके अंदर आप ये लगा दोगे और ये माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। देखिए इधर से चलना है, इधर आना है ना, इधर से नहीं करोगे स्टार्ट कि बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड लिख दिया, ये नहीं है, यहीं से स्टार्ट करना है ना, इधर के टॉप से, लेफ्ट हैंड के टॉप से स्टार्ट करना है, ए एक्स बी जेड, फिर फॉर्मूले का माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, डन। फिर इसके बाद ये जे कैप खत्म हो गया, जे कैप वाली लाइन हटा देते हैं, अब लास्ट में के कैप, तो के कैप वाली लाइन को हाइड कर लो, डिटरमिनेंट चल रहा है भैया। अब ये दिख रहे हैं ये वाले चारों, तो इसमें इस तरीके से चलेगा, तो ये बन गया आपका ए एक्स बी वाई
ax by माइनस bx ay। डन, ये आपका सॉल्व हो गया साहब, a क्रॉस b। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ये जो भी आंसर आया ध्यान से देखो, a एक नंबर होगा, b एक नंबर होगा। जैसे मान लो 2 3 है ना, 4 5 ऐसे, ये कुछ भी सॉल्व हो करके फाइनली एक नंबर ही आएगा। तो नंबर मान लो सब कुछ सॉल्व होकर 3 आता, तो फाइनल आंसर 3 इंटू आई कैप, 3 आई कैप। ये माइनस जे कैप और अंदर मान लीजिए 2 बन रहा होता, इन सब दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 बन रहा होता, और उसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए 6 या 7 बन रहा है, 7 बन रहा है, तो फाइनल आंसर क्या था, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। क्लियरली ए क्रॉस बी से जो चीज निकल रही है उसमें आई कैप जे कैप के कैप है, जबकि ए डॉट बी में नहीं थे। तो ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी दे रही है आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एक तरह से अगर मैं कोई पी वेक्टर बोल दूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ऑब्वियसली ये जो कुछ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ए क्रॉस बी अपने आप में एक नए वेक्टर, एक वेक्टर का काम कर रहा होता है ऐसे। तो फिर अगर मुझे इसका पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वही तरीका, ये जो भी आएगा इसका 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 7, बस ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिचुएशंस चलती हैं। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूँ, प्रूफ आप लोग करके लेकर के आएंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना लोगों को समझ में आ गया? देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, ये तो हमने वन ऑफ द प्रॉपर्टी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस, है ना, एक तरह से एप्लीकेशन चल रही है, अब उसको आप प्रॉपर्टीज के अंदर कंटिन्यूएशन में कर सकते हो, एप्लीकेशंस लिख सकते हो। टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए साहब कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। तो ये बना दिया मैंने एक पैरेललोग्राम, है ना, इसको नाम दे दिया साहब हमने पी क्यू आर एस। PQ and PS are let the adjacent sides representing the two vectors A vector and B vector having an angle theta in between them। ठीक है, थीटा हो नहीं हो उससे हालांकि कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन अभी समझाने के लिए जरूरत। तो बताओ भाई, जनरली let PQRS is a parallelogram where PQ vector and PS vector are its adjacent sides represented by two vectors A vector and B vector, चाहो तो लिख दो, having an angle theta between them। Now since we know that, what do you know that area of parallelogram A, इसको हम एरिया पैरेललोग्राम को क्या बोल रहे हैं, A। भाई बोलिए, एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? अब वोट दिमाग को बोलो। बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये बिल्कुल मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला है जो आपने बचपन से पढ़ रखा है ना। अब ये मत कहते ना ये भी सुना सुना है, वरना तो फिर तुम्हारा पूरा जग सुना सुना लगे, वो हो जाएगा। तो देखो बेस इंटू हाइट, तो बेस तो सबको दिख ही रहा है पी क्यू, हाइट नहीं दिख रही तो हाइट बना देते हैं। हाइट के लिए हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, सॉरी सी नहीं है वो एस है, एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो इसको पॉइंट एम पर मीट कर रहा है। तो ये एस एम इज द हाइट हो गई, यही है आपकी हाइट एच, ठीक है। और क्योंकि एरिया एक अभी स्केलर फॉर्म में चला रहे हैं
तो हम ए लिख रहे हैं जनरली, ठीक है। या आप चाहो तो पूरा वर्डिंग एरिया, एरिया, एरिया इज इक्वल टू ए लिख देता हूँ यार, समझ जाओगे, इतने तो होशियार हो ही, सही है ना। ए इज इक्वल टू बेस, बेस की क्या वैल्यू है, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट, है ना। एसएम वेक्टर या एमएस वेक्टर जो भी आप बोलना चाहो उसका मैग्नीट्यूड, तो सिंपली मैं इसको पी क्यू लिख देता हूं और एसएम लिख देता हूं ताकि यहां से भी आपका कंफ्यूजन। पी क्यू एस एम, पी क्यू की तो वैल्यू पता है हमें कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, एस एम नहीं पता, और एस एम को यहां पे लिख देता हूं एच। फिर ये कंफ्यूजन देगा, ए आर, ए आर, एरिया, ए आर, ठीक है। अब हमारा एम हो गया साहब हाइट निकालना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम यहां पे बनाऊं, थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा, यहीं बना देते हैं सर। ये देखिएगा यहाँ पे P Q R S, ये हाइट है H, ये है M। तो ये जो PQ है ये है B, ये है थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट P से M तक का कंपोनेंट कहलाता है आपका B cos थीटा, ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले से, B cos थीटा। और ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट जो इधर आता है इसके सामने, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है मैं, तो यहां से यहां तक का ये कहलाता है इसका B sin थीटा। तो ये जो B sin थीटा है वो एक्चुअल में H के बराबर ही तो है, B sin थीटा। किसी को नहीं पता हो तो यहां लिखोगे, सिंस हियर H is equals to B sin थीटा, यहां से 3 से 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 से 2 में सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर आया, और वो आंसर मैं कहां पे लिखूंगा, मैं इसको हटा रहा हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ये बन गया साहब ए बी साइन थीटा। और ध्यान से देखो, ए बी साइन थीटा कुछ कुछ होता है क्या, बहुत कुछ होता है। क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके थ्रू दिया जाएगा, जो भी आप ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। अगर आपको ए और बी इस फॉर्मेट में दे रखे हो, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, तो आप इस मेथड से पहले क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी, फिर जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वही आंसर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो कितनों को यहां तक समझ में आ गया।